आज का टॉपिक है हमारा कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सबसे पहले ना सवाल ये आता है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न होता क्या है। कि अगर मैं को इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाहूँ तो मुझे मेरे लिए क्या चीजें फाइंड आउट करना जरूरी है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम और मिनिमम जरूरी होगा। मैक्सिमम यानी कि कहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है और कहाँ पर मेरे पास मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है ना। कि सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि मेरे पास जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ डू नॉट डू नॉट कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, डू नॉट कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, कि मेरे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो हुआ, अगर मैक्सिमम और मिनिमम की पोजीशन चेंज होगी विद टाइम तो बेटा वो तो सारे मिक्सअप हो जाएंगे और मिक्सअप होके मेरे पास इल्यूमिनेशन आ जाएगी। इल्यूमिनेशन आने लग जाएगी, जब इल्यूमिनेशन आने लगी फिर तो काम खराब है हमारा। राइट। तो इसलिए जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि बेसिकली सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो कैसा होना चाहिए। उसके लिए हम ये कहेंगे कि वो हो जिसमें पोजीशन मैक्सिमम मिनिमम जो है वो चेंज ना हो विद टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास आ रहा है, इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ। क्या है? द इंटरफेरेंस पैटर्न, द इंटरफेरेंस पैटर्न in which the position of maximum and minimum of intensity on the observation screen, on the observation screen do not change with time, do not change with time। ठीक है, इसको हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न या इसका एक और नेम है, वो क्या है? परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न भी कहते हैं, परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न भी कहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, तो टॉपिक ही हमारा ये है कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो वो सारी लिखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो होप तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो बढ़िया बात है क्योंकि मैं तो रेस कर रही हूँ। कंडीशंस देते हैं क्या क्या है। देखिए मुझे मुझे सबसे पहली कंडीशन बेटा ये आएगी कि जो भी मेरे पास दो सोर्सेज भी हैं, मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके अंदर जो दो सोर्सेज थे, जैसे कि यहाँ पर था हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो एनोटेशन बंद करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये इसके अंदर मैंने दो सोर्सेज दिए थे, यहाँ पे S1 और S2। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या एमिट करें वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेव, दे शुड एमिट वेव्स continuously of same frequency and wavelength। ठीक है, मिनट। हाँ जी, the two sources, the two sources should emit waves continuously, continuously of same frequency, same frequency और wavelength, सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की ही होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, जो दोनों सोर्सेज है वो क्या होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। वी शुड ओनली यूज कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज मींस वो हमेशा क्या वाइब्रेट करें इधर विद द सेम फेज या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो दोनों के बीच में। कोहेरेंट सोर्स क्या है कि फेज डिफरेंस जो है दोनों के बीच में कांस्टेंट हो, फेज डिफरेंस
कांस्टेंट है। दोनों सोर्सेस हमने कोहेरेंट यूज कर लिया। थर्ड कंडीशन क्या होगी, अगर मैं एक बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहूँ मैक्सिमम और मिनिमा का, तो मेरे पास जो एम्पलीट्यूड्स है ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी इक्वल। ठीक है, द एम्पलीट्यूड्स द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंटरफियरिंग वेव्स शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। ठीक है, नंबर फोर्थ पे क्या आ जाएगा कि जो दोनों सोर्सेस हैं वो दोनों नैरो हो, क्योंकि अगर वो वाइड होंगे तो कुछ पार्ट जो होगा कुछ सोर्स का वो बहुत पुअरली कॉन्ट्रास्ट होगा। ठीक है, पुअरली कॉन्ट्रास्ट मीन्स मेरे पास मिक्सिंग सी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सोर्सेस शुड बी नैरो, सोर्सेस शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल। ठीक है, नंबर फाइव पे क्या, जो इंटरफियरिंग वेव्स है वो ट्रेवल करें नियरली अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, द इंटरफियरिंग वेव्स द इंटरफियरिंग वेव्स मस्ट ट्रेवल नियरली अलोंग द सेम डायरेक्शन के अलोंग क्या वो ट्रेवल करें। ठीक है, नंबर सिक्स, जो सोर्सेज है वो क्या हुआ बेटा, मोनोक्रोमेटिक। एक मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में बताया था कि अगर व्हाइट लाइट यूज करें तो कैसे कलर्स आ रहे थे, है ना। जो सेंट्रल फ्रिंज थी वो तो व्हाइट कलर थी, लेकिन जो व्हाइट की साइड की फ्रिंजेस थी उनमें कलर्स आ रहे थे, ब्लू ग्रीन, ये सारे कलर्स देखने को मिले थे। तो मोनोक्रोमेटिक होता है तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करती हूँ, अगर व्हाइट लाइट यूज करती है तो मेरे पास ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग ऑफ कलर, ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स देखने को मिलती है, तो क्लियर नहीं होता कि कौन सा कलर किधर जा रहा है। ठीक है, और सेवंथ है सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन हो, इंटरफियरिंग वेव्स की सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन हो। ठीक है, और नंबर एट पे क्या आएगा, फिर नंबर 10 लिख दिया। नंबर एट पे क्या आएगा कि अगर मुझे सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ चाहिए, इफ आई वांट अ सफिशिएंट सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी, है ना। तो जब सफिशिएंट विड्थ चाहिए, फ्रिंज विड्थ चाहिए, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, यानी कि स्मॉल डी था ना हमारे पास डिस्टेंस, स्मॉल डी था ना, डी, डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, यानी कि S1 और S2 वाला जो था, तो बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत स्मॉल, यानी कि जितना स्मॉल हो उतना पॉसिबल। ठीक है, और अगर स्मॉल होगा तो इवन जो मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज एंड स्क्रीन है, यानी कि कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज एंड स्क्रीन बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल डी स्मॉल हो, ऐसे ही याद रखो, याद करने का तरीका देखो, स्मॉल डी स्मॉल हो, कैपिटल डी लार्ज हो, लार्ज डी लार्ज हो, ऐसे ही याद करो, इससे मुझे सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ मिलेगी। ठीक है, स्मॉल डी क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, जो ऐसे मेरे पास डिस्टेंस था, दो सोर्सेज थी, इस तरह से S1 और S2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, और यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पड़ी है जहाँ पे मेरे पास ऐसे वेव्स जो है आ रही है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है कैपिटल डी, सॉरी कैपिटल डी, तो कैपिटल डी लार्ज हो, स्मॉल डी स्मॉल हो, बस ऐसे याद करना। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा एक नया टॉपिक बन रहा है, वो टॉपिक करते हैं, टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफियरेंस। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफियरेंस के लिए कौन से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मुझे मिले। ठीक है, देखिए, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी जानना चाहूँ, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या आएगी, आई मैक्स, आई मैक्स क्या आएगी बेटा, ए, ए प्लस ए की होल स्क्वायर, यानी कि फोर, फोर आएगा यहाँ पे, हाँ,
4 k क्या रहेगा, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं, बस इसको ऐसे ही याद रखना। और जो इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज क्या आएगा, डार्क फ्रिंज क्या आएगा, आई मिनिमम, आई मिनिमम कितना आएगा बेटा, के ए माइनस ए की, तो उसके तो ये तो जीरो ही हो गया, इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो सारे के सारे डार्क फ्रिंजेस क्या परफेक्टली डार्क होंगी, क्या होंगी, परफेक्टली डार्क, और ये बहुत ही बढ़िया ब्राइट फ्रिंज आएंगे, बहुत ही ज्यादा ब्राइट, परफेक्टली ब्राइट, ब्राइट अप होंगे, ठीक है। इसके लिए वही एक चीज है हमारे पास, एक इमेज पड़ी ही है हमारे पास, इमेज है, तो देखिए ये रहा, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, डार्क आई, यहाँ पे इंटेंसिटी मेरे पास कितनी आई, यहाँ पे आई है 4 k a², यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आई है, जीरो, मिनिमम है, डार्क है, यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रही है, यहाँ पे ब्राइट बन रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये मेरे पास ब्राइटेस्ट होगी, ये क्या होगी, ब्राइटेस्ट होगी। जैसे साइड्स पे जाते जाएंगे मेरे पास डार्कनेस बढ़ती जाएगी, बस यही है इसको। और अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखूं इंटरफियरेंस के अंदर, तो आई वांट टू चेक द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द इंटरफियरेंस, क्या आएगी सोचो, एनर्जी कंजर्व होती है क्या उसमें, थोड़ा सा सोच के देखो, क्या उसमें एनर्जी कंजर्व होगी, होनी तो चाहिए, क्या होनी तो चाहिए। करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफियरेंस, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, हम तो ये चीज पढ़ते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम और मिनिमा पे है, ठीक है, तो मेरे पास जो आई मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमा जो आएगा, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो मेरे पास पहली एम्पलीट्यूड आई प्लस जो दूसरी एम्पलीट्यूड आई उसका स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं मिनिमम कहूँ, मिनिमम मेरे पास क्या आएगी, जो पहली एम्पलीट्यूड है, जो मेरे पास पहली एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड है, दूसरी एम्पलीट्यूड जो दूसरी फ्रिंज है उसकी एम्पलीट्यूड का स्केल, ये क्या था, पहली फ्रिंज का एम्पलीट्यूड, ये दूसरी एम्पलीट्यूड का फ्रिंज, सॉरी दूसरी फ्रिंज का एम्पलीट्यूड, उल्टा बता दिया, दूसरी फ्रिंज का एम्पलीट्यूड, राइट। तो अगर मैं इनमें से एवरेज निकालूं, एवरेज इंटेंसिटी कितनी आएगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, दोनों को ऐड कर दो, A1 + A2 की होल स्क्वायर प्लस A1 - A2 की होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा मेरे पास, 2 आएगा। तो इसको खोल लो बेटा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2, ये दोनों कैंसिल आपस में, अपॉन 2, तो IAB क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IAB, मेरे पास आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल लो, तो मेरे पास IAB आ जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ IAB आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, IAB आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है, ये चीज आ गई। तो अगर मेरे पास कोई इंटरफियरेंस ना हो, अब यहाँ पे एक केस आता है, इफ देयर इज नो इंटरफियरेंस, यहाँ पे लिखो इफ देयर इज नो इंटरफियरेंस, अगर यहाँ पर कोई भी इंटरफियरेंस ना हो, तो अगर मेरे पास दो सोर्सेज हुए, दोनों में कोई इंटरफियरेंस नहीं आई, तब भी मेरे पास जो इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे सेम ही आएगी, still the intensity will be same, still the intensity will be same, कैसे होगी, टोटल इंटेंसिटी मेरे पास I1 प्लस I2 की इक्वल आ जाएगी, जो मेरे पास ट्रैफिक क्वेश्चन होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, बस, ठीक है। ये क्या था, आई एवरेज था, वही मेरे पास इसके आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चाहे जितनी मर्जी एनर्जी डिसअपियर हो जाए फ्रॉम अ डार्क फ्रिंज, उतनी ही मेरे पास अपीयर होगी इन द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वट एवर एनर्जी डिसअपियर, कितनी भी एनर्जी जो है मेरे पास डिसअपियर होगी, वट एवर एनर्जी डिसअपियर इन डार्क फ्रिंज, इन डार्क फ्रिंज या फ्रॉम अ डार्क फ्रिंज, एंड इक्वल एनर्जी, एंड इक्वल एनर्जी appears in bright fringe, इन ब्राइट फ्रिंज। तो यही चीज मुझे क्या बता रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
ये मेरे पास ब्राइट के लिए था, ये मेरे पास डार्क के लिए आ गया, दोनों के लिए इंटेंसिटी सेम आई है, यानी कि जितनी इसके अंदर डिसअपियर हुई उतनी इसके अंदर आगे शो होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद क्लास ओवर हो गया। बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है और आसान भी है। वो टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। कि मैंने कंपैरिजन करना है इंटेंसिटी का मिनिमा और मैक्सिमा में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, मिनिमा। ठीक है, तो देखो मेरे पास इंटेंसिटी जो मैंने अभी किया आई एवरेज वाला, है ना, मेरे पास एक बात तो क्लियर होगी कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर की इक्वल है। ये जब मैंने आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करवाया था तब भी बताया था, उसकी थ्योरी में भी गिवन है, ये इसको प्रूव भी कर दिया था हमने, अभी प्रूव किया। इंटेंसिटी किस स्क्वायर की इक्वल है यानी कि मेरे पास जो फर्स्ट फ्रिंज की इंटेंसिटी है और मैं सेकंड फ्रिंज की इंटेंसिटी, दोनों को डिवाइड कर दूं। लेट, मैंने फर्स्ट फ्रिंज की इंटेंसिटी और सेकंड फ्रिंज की इंटेंसिटी को डिवाइड कर दी, मेरे पास किसकी को आएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के, आएगा ही आएगा। तो अगर मैं कहूँ एट मैक्सिमम, मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड एट ए मैक्सिमम इन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, एम्पलीट्यूड एट ए मैक्सिमम इन इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, सोचो। A1 प्लस A2। ठीक है, वही एम्पलीट्यूड एट मिनिमम इन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा। याद आया कुछ, A1 - A2 अभी किया हमने, अभी किया, पिछली क्लास में भी किया और इस क्लास में भी किया कि मिनिमम पे इंटेंसिटी A1 - A2 का होल स्क्वायर होती है, तो A1 - A2 ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं रेशियो निकाल दूं, क्योंकि कर क्या रहे हैं बेटा, कंपैरिजन ही कर रहे हैं, तो रेशियो निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की। आई मैक्सिमा ओवर आई मिनिमा क्या आएगा, मैक्सिमा क्या आएगा A1 + A2, मिनिमा क्या आएगा A1 - A2। लेकिन क्या है, एम्पलीट्यूड की स्क्वायर तो इनकी स्क्वायर होगी, वही जो चीज मैं पहले लेके चल रही थी उसको प्रूव कर रहे, उसी को ले रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को बाय A2। क्या किया यहाँ पे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय A2। ठीक है, जैसे ये करूंगी मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे A1/A2 - A2/A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1/A2 - A2/A2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, A1/A2 -1 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे A1 सॉरी +1, यहाँ पे +1 था सॉरी, ओवर A2 -1 की होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने R को मान लिया, लेट R माना मैंने A1/A2। R क्या है मेरे पास, ये है एम्पलीट्यूड रेशियो, इसका मैंने नाम रख दिया एम्पलीट्यूड रेशियो। ठीक है, ऑफ टू वेव्स, एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू वेव्स। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आएगा R+1 की होल स्क्वायर और R - 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये भी मेरे पास क्या है, आर की को आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं लूँ, पेन चेंज करते रहिए, यहाँ से अगर मैं लूँ तो मेरे पास आर मेरे पास आया था A1/A2 के इक्वल, ये स्क्वायर की इक्वल आता है ना, आई तो A1 स्क्वायर की है, तो यहाँ पे √I1/√I2 आ जाएगा। ये आर मेरे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड रेशियो। ठीक है, हमारे पास कंपैरिजन एम्पलीट्यूड रेशियो, ये था हमारे पास कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर आप कहीं स्लिट का अगर विड्थ देखना है तो वो W1 और W2 के इक्वल आता है। ठीक है, तो अगर √W1 ओवर √W2, ये आपको करने की जरूरत है नहीं, आपको हैंड इसमें करनी है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेना। अभी तक हमने इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट किया है, अब आने वाली क्लासेस में हम इंटरफेरेंस पैटर्न विद वाइट लाइट करेंगे।
इनफ्लुएंस में से कैसे इंटरफियरेंस होगा, ठीक है, वो वाला एक्सपेरिमेंट होगा एक। इंटरफियरेंस रेंजेस की डिस्प्लेसमेंट करेंगे, राइट, और डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो आज अभी आगे चैप्टर काफी पढ़ा है, बट स्टिल हमने काफी पोर्शन जो कवर कर दिया। एक मुश्किल वाला पोर्शन जो था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, वो हमारा कवर हो गया। आने वाली क्लास में डाइफ्रैक्शन करके दोनों का डिफरेंस समझ के पोलराइजेशन ऑफ लाइट करेंगे। आई नो मैं पोलराइजेशन बहुत जगह यूज कर रही हूँ, कंडीशंस में भी मैंने कहा था पिछली क्लास में कि मेरे पास पोलराइजेशन होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन पोलराइजेशन अच्छे से आने वाले क्लासेस में समझेंगे। होप तो जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर दें। ठीक, तो आज का टॉपिक इतना ही था। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।